हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और सेकेंड फेज का आपका एग्जाम शुरू हो चुका है। तो आज हम लोग सेकेंड फेज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चन का यहां पे एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहां पे पहला क्वेश्चन जो पहले शिफ्ट में पूछा गया है वो हमें बताना है इन दोनों नंबर का मध्यानुपाती क्या होगा। यहाँ से क्वेश्चन लगातार सभी शिफ्ट में पूछा गया, पहले फेज के भी लगभग सभी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करें मध्यानुपाती का, तो मध्यानुपाती के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी यानी कि किन्हीं दो नंबर का अगर हमें मध्यानुपाती निकालना होगा तो दोनों को गुणा करके उसका करेंगे वर्गमूल। इसके अलावा क्वेश्चन तृतीयानुपाती से भी पूछा जा रहा है, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा आपका? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा ए, ठीक है। और अगर हम बात करें चतुर्थानुपात का, तो चतुर्थानुपात निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बी गुने सी बट्टा ए। इन तीनों जगह से लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। बी गुने सी बट्टा ए, जब भी चतुर्थानुपात निकालना होगा ना तो 3 नंबर दिया जाएगा। हमें क्या करना है, जो पहला नंबर होगा उसको ए मानेंगे, दूसरा को बी, तीसरा को सी, यानी बी गुने सी बट्टा हमें करना है ए। तृतीयानुपाती निकालने के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, हम क्या करेंगे बी स्क्वायर बट्टा ए, और मध्यानुपाती का फॉर्मूला होगा आपका रूट अंडर ए बी। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती निकालिए, क्या होगा रूट अंडर ए बी। तो ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 2 है, और बी का मान क्या है, बी का मान है आपका 3 माइनस रूट 2, ठीक है। चलिए बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। गौर से देखिएगा तो इस संख्या का फॉर्म है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा। 9 में से 2 माइनस करिए कितना होगा 7, यानी कि रूट 7 जो है यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम करेंगे ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि रूट 7 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से देता कि 12 और 8 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो हम क्या करेंगे बी स्क्वायर बट्टा ए, यानी 8 का स्क्वायर बट्टा करेंगे 12। उसी तरह से मान लीजिए कि 3 नंबर दे दिया 7, 12 और 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा, तो हम करेंगे बी गुने सी बट्टा ए, यानी 12 गुने 8 बट्टा 7, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है आपका घनाभ से, ठीक है। घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे पूछा गया था यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगा, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से, और ऊंचाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। यह आपका कोई घनाभ है। घनाभ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कोई भी जो कमरा होता है वह घनाभ के आकार का होगा, ईंट घनाभ के आकार का होगा, ठीक है। घनाभ में 6 पृष्ठ और 12 किनारा होता है। सभी पृष्ठ यहाँ पे जो होता है वह आपका आयताकार होता है। तो अगर हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो यह होता है आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि लंबाई 10, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 15 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे एल बी, तो 10 गुने 12 120, बी एच 12 गुने 15 180, इसके बाद एल एच यानी 15 गुने 10 150, सभी वैल्यू को जोड़ेंगे, 2 से गुना करेंगे, इसे क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बात करें इसके आयतन की, वॉल्यूम की, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि एल बी एच होता है। उसी तरह से अगर हम इसके डायगोनल की यानी कि विकर्ण की बात करें, तो इसका विकर्ण हो जाएगा आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों जगह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है घनाभ के अंदर से, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या होगी, या किसी डब्बे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई क्या होगी। तो किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस का जो लंबाई होगा उस कमरे के विकर्ण के बराबर होगा, यानी कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग घनाभ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है, बोला है 70 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। 70 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, 40। अब बोला है कि अगर प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा किया जाए तो औसत, नया औसत क्या होगा। देखिए कोई भी परिवर्तन जो प्रत्येक संख्या के साथ होता है ना, वही औसत में भी हो जाता है। तो पुराना वाला औसत कितना है, पुराना वाला औसत देख लीजिए 40 है। अब क्या किया है कि प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा किया है तो औसत भी 20 गुना हो जाएगा। तो नया औसत 40 गुने 20, 4 दूना 8, 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी कि 800 हो जाएगा। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे कोई भी 3 नंबर लेते हैं, चलिए हम लेते हैं यहाँ पे 2, 3 और 5। अब आप इसका औसत निकाल के देखिए कितना होगा, 2, 3, 5 का औसत, 2, 3, 5, 5, 10 बट्टा 3, यही तो होगा, 2, 3, 5
कुछ और नंबर ले लेते हैं जिसका औसत आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 3, 5, 7 ले लेते हैं। 3, 5, 7 का औसत आप निकाल के देखिए कितना आ जाएगा, औसत इसका 5 हो जाएगा। 3, 5, 8, 7, 15/3 औसत क्या होगा, 5 होगा। अब आप क्या करिए कि प्रत्येक नंबर में, अभी इन तीनों नंबर का औसत 5 है, अब प्रत्येक नंबर में आप 4 से गुना करिए। तो जब 3 में 4 से गुना करिएगा तो 12 हो जाएगा, 5 में 4 से गुना करिएगा 20 हो जाएगा, और 7 में 4 से गुना करिएगा 28 हो जाएगा। और अब आप इन तीनों नंबर का औसत निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि पुराने वाले औसत का कितना गुना, 4 गुना। औसत 4 गुना क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक पद में हमने कितना से गुना किया, 4 से गुना किया। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी श्रेणी के औसत में प्रत्येक पदों में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। प्रत्येक में अगर 2 जोड़ेंगे तो औसत में भी 2 की वृद्धि, प्रत्येक में से 2 घटाएंगे तो औसत में भी 2 की कमी हो जाएगा, और प्रत्येक में अगर 2 से गुना करेंगे तो औसत भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि सर क्वेश्चन बेलन से भी पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन बेलन से आया होगा तो यहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोगों से पूछा जाए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होता है, 2πRh होता है। डाटा तो आपका देगा ही। अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही, इसमें ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे यानी कि 2πr²। और अगर हम लोगों से इसका आयतन पूछ दिया जाए तो हम क्या लिखेंगे, πr²h। सभी फॉर्मूला बेस्ड आपका डाटा है, इसके ऊपर वैल्यू को ले जा करके हम लोग अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन चाहे 2D हो या 3D हो, टोटली फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 26 जनवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन है। कैलेंडर और क्लॉक जो है वो कॉमन टॉपिक है मैथ और रीजनिंग दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इस तारीख को कौन सा दिन है। हमने तरीका आपको बता रखा है। सबसे पहले तारीख लिखिए तो कितना है, 26। उसके बाद महीने का कोड, तो जनवरी का कोड कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक। साल का अंतिम 2 अंक 03। 03 में 4 का भाग कितना बार जाएगा, 1 बार भी नहीं जाएगा। साल के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जितना बार जाएगा उसको लिखना है, तो 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा, नहीं लिखेंगे। और ऊपर से आपको 6 ऐड करना है। ऊपर से 6 क्यों ऐड करना है, क्योंकि यह केस जो है वो आपका 2000 का है। 2000 से लेकर के 2099 तक का जो शताब्दी कोड होता है वो आपका 6 होता है। 1900 से लेकर के 1999 तक का शताब्दी कोड 0 होता है। अब यहाँ पे जोड़िए, जनवरी का कोड 2 है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबका कोड बता चुके हैं। जहाँ 28 हो जाए उस वैल्यू को तो छोड़ दीजिए, 26 2 28, क्योंकि यह 7 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 3 9, 9 का मतलब क्या होगा, 9 में 7 से भाग करिए। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा आए या 7 से कटने वाला वैल्यू आए तो उसको हटा दीजिए, और अगर 7 से बड़ा वैल्यू आए तो 7 से भाग देकर के शेष को लिखिए। तो 6 3 9, 9 में 7 से भाग करेंगे, फाइनल शेष क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। 2 का मतलब कौन सा दिन होगा, 0 का मतलब शुक्रवार, 1 का मतलब शनिवार, 2 का मतलब रविवार। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, रविवार हो जाएगा। 0 शुक्रवार, 1 से शुरू करिएगा, 1 शनिवार, 2 क्या होगा, 2 का मतलब होगा रविवार। अच्छी तरह से इस टॉपिक को हम पढ़ा रखे हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जरूर चेक करिएगा। देखिए ट्रेन से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जा रहा है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि ट्रेन से आने वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। पहले फेज में भी लगातार पूछा गया है और इस फेज में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और ट्रेन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्रॉसिंग टाइम से, क्रॉसिंग टाइम यानी कि पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर, हमने आपको कल भी बताया था, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी होता है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग, यानी 2 रेलगाड़ी है तो दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग, ठीक है। और रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो हमेशा मीटर के फॉर्म में ही आपका दिया रहता है। पहला रेलगाड़ी का लंबाई 1000 मीटर, 500 मीटर इस तरीके से मिलेगा, दूसरा का इतना मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगा, मीटर के फॉर्म में मिलेगा। दूसरी चीज़ कि रिलेटिव डिस्टेंस जब भी निकालना होगा तो क्या करना है, जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई को जोड़ देना है। और रिलेटिव वेलोसिटी, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है चाल। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं v1 + v2 से या फिर v1 - v2 से, दोनों के चाल का योग या फिर दोनों के चाल का अंतर। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। v1 + v2 कब करेंगे, जब डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा, विपरीत दिशा। और v1 - v2 कब करेंगे, जब दोनों गाड़ी का डायरेक्शन आपका क्या होगा, सेम होगा। तो रिलेटिव डिस्टेंस के लिए हमें नहीं सोचना है कि डायरेक्शन, दोनों गाड़ी का डायरेक्शन क्या है,
एक ही दिशा में जा रहा है कि विपरीत दिशा में। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ के भी निकलेगा और घटा के भी निकलेगा। जोड़ के कब निकलेगा? जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, और घटा के कब निकलेगा? जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन का आंसर सोल्व करेंगे। क्रॉसिंग टाइम यानी कि पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर मान लीजिए, यह तो मीटर के फॉर्म में है, रिलेटिव वेलोसिटी अगर मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में आ गया, तो बस आप उसमें 5/18 से गुना कर दीजिएगा। कहने का मतलब कि 4 किलोमीटर पर आवर में दे रखा होगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा या तो जोड़ के आएगा या फिर घटा के, जो भी वैल्यू आएगा उसमें 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पूछा गया था ABCD 4 संख्याओं में 5, 4, 7, 9 का अनुपात है। अगर C और D में डिफरेंस जो है वह 600 का है, तो D का वैल्यू क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लगातार पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन। D और C में अंतर कितने का है? 600 का है। गौर से देखिए, C और D में अनुपातिक अंतर कितने का है? यह 7 है, यह 9 है, 2 का है, मतलब यह 600 अनुपात 2 का मान। रियल वैल्यू ऊपर, अनुपातिक वैल्यू नीचे, इससे अनुपात 1 का मान निकलेगा। अब जिसका मान निकालना है उसके अनुपातिक वैल्यू से गुना कर लीजिए। तो D का मान निकालना है यानी अनुपात 9 का, तो 9 से गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 से काटेगा कितना हो जाएगा? 300, 300 गुना 9 यानी कि 2700, यही आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर सभी संख्याओं का योग पूछता तो 5, 4, 9, 7, 16 और 9, 25 यानी अनुपात 25 का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें अनुपात 25 से गुना करेंगे। जिसका मान देगा उससे करना है भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे करना है गुना। यहाँ देखिए, नल और टंकी से क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था कि A और B जो है वह मिलकर टंकी को भर सकता है 12 घंटे में, B और C 15 घंटे में, और C और A मिलकर के 20 घंटे में। हम सबसे पहले क्या करेंगे? टंकी का क्षमता निकालेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यह हो गया टंकी का क्षमता। अब हम निकालेंगे कि प्रत्येक 1 घंटा में कितना भरेगा। तो 60 लीटर भरता है 12 घंटे में, यानी 1 घंटा में 5, 60/12, 60/15 1 घंटा में 4, 60/20 1 घंटा में 3। सभी का एलसीएम लेंगे, इससे क्या निकलेगा? टंकी का क्षमता। अब टंकी के क्षमता में यह जितने समय में भरेगा उससे भाग करेंगे तो निकलेगा कि यह 1 घंटे में, अगर घंटा के फॉर्म में है डाटा और अगर मिनट के फॉर्म में रहे तो 1 मिनट में कितने समय में भरेगा। ठीक है, अब गौर से एक चीज़ देखिएगा, यह डाटा किसका है? आपका A और B का, यानी कि 5 लीटर पानी 5 लीटर पानी प्रत्येक घंटा में कौन भरेगा? A और B। यह किसका डाटा है? B और C का। और यह किसका डाटा है? C और A का। तो अगर हम इन वैल्यूज को जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 किसका मान आएगा? AB प्लस BC प्लस CA का, यानी AB भी 2 बार, BC भी 2 बार, CA भी 2 बार। अगर हमें 1 बार ही चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसके लिए A प्लस B प्लस C बराबर, यानी इसके द्वारा 1 घंटा में कितना भरा जाएगा? तो 5, 4, 9, 3, 12 और बट्टा कर लीजिए 2, 12/2 यानी कितना हो जाएगा? 6। ऐसा क्यों किए इसको भी समझिए। A और B जो है वह भरता है कितना लीटर? 5 लीटर 1 घंटे में। B और C कितना भरता है? B और C यानी B प्लस C 4 लीटर, और C और A यानी कि C प्लस A कितना लीटर भरता है? 3 लीटर। इस तरफ वैल्यू को जोड़िएगा, A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, तो 2 × A प्लस B प्लस C। और इधर जो वैल्यू है आपका जुटेगा 5 और 9, 3, 12, तो 2 × A प्लस B प्लस C का वैल्यू 12 आया। जब 5, 4, 9, 3, 12 जोड़िएगा तो यह 2 × A प्लस B प्लस C का वैल्यू है। अगर A प्लस B प्लस C का वैल्यू निकालना होगा तो 2 से क्या करेंगे हम? भाग। तो इसी वजह से जब पेयर के रूप में डाटा दे, इन वैल्यूज को जोड़ करके 2 से भाग। अब इसे क्या निकलेगा? ABC 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? 6 लीटर। हमें यही आंसर चाहिए कि तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेगा। तो टंकी का क्षमता कितना है? 60 लीटर, और तीनों मिलकर 1 घंटा में 6 लीटर, तो 60/6 यानी कि 10 घंटे का समय लगेगा टंकी को भरने में। अगर पूछता किसी एक से कि C कितने समय में भरेगा, तो ABC मिलकर 6 लीटर भरता है 1 घंटा में, और A और B 5 लीटर। तो ABC के डाटा में से AB के डाटा को माइनस करिए, C का डाटा निकलेगा, यानी C 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा। तो फिर C को 60 लीटर भरने में कितना समय? 60/1 यानी कि 60 घंटे का समय लग जाएगा। अगर पूछता कि A को कितना समय, तो ABC को 6, ABC जो है 6 भरता है, इसमें से BC माइनस कर लीजिए 4, यानी बचा कितना? 2, यानी A जो है वह 1 घंटा में 2 लीटर भरेगा, तो 60 लीटर भरने में 60/2 यानी 30 घंटे का समय लगेगा। किसी का भी आप निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से भी पूछा गया है। पूछा यह था कि एक वस्तु का MRP यानी कि अंकित मूल्य जो है वह 400 रुपये है। इस पर पहला डिस्काउंट 10% का दिया गया। दूसरे डिस्काउंट का वैल्यू बताइए, दूसरा डिस्काउंट कितने प्रतिशत की वस्तु का विक्रय मूल्य 320 रुपये हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 400, इस पर पहला डिस्काउंट 10% का दिया गया।
दूसरे डिस्काउंट का वैल्यू बताना है ताकि वस्तु का कीमत कितना हो जाए, 320 हो जाए। तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि जैसे वस्तु 400 का है, पहला बार इस पर कितना डिस्काउंट है, 10%, तो 10% छूट के बाद वस्तु का कीमत इसके 90% के बराबर हो जाएगा। सोल्व करिए, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि वस्तु का कीमत कितना हो चुका था, 360। पहले डिस्काउंट के बाद वस्तु का कीमत ऑलरेडी कितना हो चुका है, 360। 400 रुपया का वस्तु है, 10% डिस्काउंट कर दिया, तो 400 में 10% माइनस करिए, यानी कि 400 के 90% में वस्तु बिकेगा, यानी 360। तो पहले डिस्काउंट के बाद 400 के वस्तु का कीमत हो गया 360। अब दूसरा डिस्काउंट हमें बताना है, मतलब क्या बताना है, D2 का वैल्यू, दूसरा डिस्काउंट। तो 360 से वस्तु का कीमत 320 हो गया, यानी डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 40 का, और यह 40 का डिस्काउंट कितने पे, 360 पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। दूसरे डिस्काउंट का यही वैल्यू होगा। वस्तु का कीमत 360 हो चुका था, 360 से अब 320 कीमत लाना है, तो कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा, 40 का, कितना पे, 360 पे। परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अब कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा जा रहा है। पहले सिंपल से क्वेश्चन लगातार पूछा है, पहले पेज के सारे शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट से, यहाँ पे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा है। और पूछा क्या है, हमें बताना है यहाँ पे अमाउंट क्या होगा। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10%, यहाँ पे देखिए रेट कितना है, 10%, तो 10% का मतलब क्या है, धनराशि जो है वो 110 हो जाएगा, कितना से, 100 से, यही तो होगा। अगर मूलधन 100 रुपये तो मिश्रधन 110 रुपये, कितने साल में, 1 साल में। यह बात समझ पा रहे होंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, यह क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में 30,000 रुपया का मिश्रधन कितना होगा। तो एक सिंपल सा चीज है कि रेट कितना है, 10%, यानी कि प्रत्येक साल धन में 10% की वृद्धि। यानी अगर मूलधन 100 रुपये है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 रुपये, कितने साल में, 1 साल में। इसको छोटा करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि अगर मूलधन 10 है तो मिश्रधन 11 होगा 1 साल में। 2 साल में कितना, तो इसी का पावर 2। 3 साल में कितना, तो इसका पावर 3। बस अब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला मिश्रधन, और ब्याज दोनों का जो डिफरेंस होगा, 121 और 100 में अंतर कितना का, 21। तो 21 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, 100 रुपया मूलधन, 121 रुपया क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब गौर से देखिए क्वेश्चन में देख क्या रखा है, मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 30,000 रुपये आपका मूलधन है। यहाँ पे मूलधन हमारा कितना है, 100, यानी कि 30,000 रुपये 100 यूनिट का मान है। तो 100 से भाग करिए, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें मिश्रधन चाहिए, यानी 121 यूनिट का मान, तो 121 से गुना करेंगे। बस डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, गुना करिए, 3 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि 36,300 रुपये यही आपका क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन किसको बोलते हैं, जो राशि लौटाया जाता है। तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। मन ही मन इतना चीज़ आप सोच सकते हैं, 10%, 11/10, यहाँ पे 2 साल है तो पावर 2 करेंगे, यानी 121/100। 121 मिश्रधन होगा, 100 मूलधन होगा। मूलधन दे रखा है 30,000, 30,000 100 यूनिट का मान है, 100 से भाग करेंगे 1 यूनिट का मान। अगर हमें निकालना होता चक्रवृद्धि ब्याज तो हम 21 से गुना करते हैं, यानी कि हमें 21 यूनिट का ही मान चाहिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 18 और 32 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग। तो 18 और 32 के बीच का अभाज्य संख्या कौन है, 19 अभाज्य संख्या है। उसके आगे देखिए 20, 21, 22 नहीं है, फिर कौन है, 23 है। 23 है, इसके बाद कौन है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, कौन है, 29 है। उसके बाद 30 नहीं है, कौन है, 31 है। इन सभी वैल्यूज़ को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। यही हमें बताना था कि 18 और 32 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं करता है। तो 18 और 32 के बीच का यही अभाज्य संख्या, इनको आप जोड़ लीजिए। इसका औसत भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो यह सब क्वेश्चन था जो अब तक हमारे पास आया था। उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आगे भी इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।